Hello, my dear students. Welcome all of you on the Digital Dedicated YouTube channel. Here is your Vinay sir, एक नए टॉपिक के साथ और आपकी तैयारी को आसान करते हुए और करने का मोटिव के साथ आप थोड़ा एक कदम आगे चलो, दो कदम हम चलते हैं, फिर चलते चलते हम लोग मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंचेंगे। बस थोड़ा सा अप टू डेट हो लेना है। लास्ट ईयर का पेपर है। टॉपिक है बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। वट एवर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक हियर इन द बोर्ड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, राइट। एंड इसके आगे इस टॉपिक को जब डिस्कस कर लेंगे तो इसी बेस पे टोटलिटी में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्टेड लेंगे जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में आए हुए हैं। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग जस्ट इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें और अगर ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप के साथ शेयर करते रहें। हम कहते हैं ना, ज्ञान बांटो खुशियाँ बांटो। ये बड़ा कमाल का चीज़ है। मैं भी ज्ञान बांट रहा हूँ और साथ में हैप्पीनेस, ब्रॉड स्माइल। ओके, इट कॉस्ट नथिंग बट इट गिव्स ऑल थिंग्स। यू नो दिस वन, स्माइल के बारे में बोला जाता है। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट ये सब कुछ दे देता है ना। मतलब एक कीमत से ऊपर का चीज़ है जिसको स्माइल कहते हैं और ज्ञान कहते हैं। इसको अंदाज़ा नहीं है कि आपको एक स्माइल से कितनी बड़ी बात हो जाएगी, और एक ज्ञान किसी को दे दीजिए तो आप कितना बड़ा उसको दे दिए। तो मैंने बांटा है, आप भी बांटना, राइट। मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ो। बस हम लोग के बीच और हम लोग के सोच के बीच में रेजोनेंस होगा, काम बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट टॉपिक पर आते हुए। लास्ट ईयर का पेपर्स जो है देख लिए, जैक 2015, 22, 21, 19, जैसे जैसे क्वेश्चंस है वैसे वैसे सारी बात को हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में हम लोग, मेरी चाहत है कि जिससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के कैलकुलेशन में आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आएंगे, उस सारी बात को हम यहाँ पर एक बार डिटेल्स में समझाते चले। फार्मूला कौन कौन यूज होगा। ऐसे तो हम चाहते ABCD टिक मार के 5 मिनट में ख़त्म कर दे कहानी को, बट मेरी टारगेट है कि आप 2-3 राउंड इसको सुने और समझें और उसके बाद आपकी कहानी हो जाएगी। तो हमारे पास कह रहा है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड देन इट्स सेंसिटिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम, राइट, और मे इंक्रीज मे डिक्रीज। ये 4 चॉइस आपको दिए हुए हैं। तो आप लोग गैल्वेनोमीटर समझते हैं। बिटवीन द टू पोल पीस ए कॉइल इज केप्ट। व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल देन ए टॉर्क इज डेवलप्ड। और ये टॉर्क जब डेवलप होता है तो कॉइल रोटेट करता है, और कॉइल के रोटेशन के कारण एंटी टॉर्क डेवलप होता है जिससे कॉइल सस्पेंड रहता है। जनरली फॉस्फर, ब्रॉन्ज को या हाई इलास्टिक मटेरियल्स हो जाते हैं उससे अटैच रहता है। तो एंटी टॉर्क डेवलप होता है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक रेस्टोरिंग टॉर्क, और दोनों में जहाँ बैलेंस हो जाता है वहीं पर जाकर के नीडल जो है गैल्वेनोमीटर का रुक जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल कैरिंग एन नंबर ऑफ टर्न, right, area a number of turn of the coil area A kept in the magnetic field B and current I is allowed to pass through the coil, then maximum torque developed on the coil is BINA। ये आपका टॉर्क डेवलप होता है, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ गैल्वेनोमीटर की कहानी जो हमने बोला वो आपको लिख देते हैं कि 2 पोल पीस के बीच में अगर आपके पास रखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 पोल पीस के बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं कि फॉर एनी पोजीशन ऑफ द कॉइल एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड टॉर्क मैक्सिमम लगता है। इसीलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कट मार देते हैं। दिस इज N एंड दिस इज S। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉइल को इस तरह से लपेटा मारे हुए हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से लगा दिया है, दिस इज द डिजाइन। और यहाँ पर हम लोग को मिरर रहते हैं
और ये डिफ्लेक्शन हम लोग को निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि कॉइल अगर ऐसे रोटेट कर गया इसमें करंट पास कराने से, ठीक है भाई, करंट पास कराने से अगर कॉइल रोटेट कर गया तो इस पर जो टॉर्क लगेगा BINA, एंड ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्ट कराएगा। ये आपका एरिया A है कॉइल का, n नंबर ऑफ द टर्न, ये देखिए इसमें हम लोग कॉइल को लपेटे रहते हैं, n नंबर ऑफ द टर्न। इसमें करंट अगर I दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड B है जो हमेशा रेडियल रहेगा, राइट, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड B होते हैं। इसमें रह जाएगा तो हम लोग को इतना टॉर्क डेवलप होते हैं, साइन थीटा होता है यहाँ पर, बट थीटा 90 डिग्री हमेशा है, एंड दिस इज इक्वल टू C फाई विद द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये रेस्टोरिंग टॉर्क है। अब हम लोग के पास में यहाँ से कहता है I इज इक्वल टू C बाई BNA, समझिएगा इसको, इंटू फाई। करंट गैल्वेनोमीटर में I इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉइल। और ये जितना घूमता है करंट देने पर, यहाँ पर आपका मिरर लगा रहता है, और मिरर के डिफ्लेक्शन से हम लोग को रे डायग्राम से कितना, कहाँ पर रीडिंग आया, कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, ये हम लोग बड़ी आसानी से निकाल देते थे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल हम लोग को ये पता चल गया। यहाँ से पूछता है गैल्वेनोमीटर में और डिफ्लेक्शन में कैसा स्केल है, तो लीनियर स्केल है भाई। बट आप लोग ये देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। अभी बोले भी कि हम चाहें तो इसको टिक मार देते हैं, या तो चाहे तो हम ब्रीफली आपको समझा करके आपको बता रहे हैं, सो दैट कि लॉन्ग क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन मेन बॉडी है, यही डायग्राम है, थोड़ा सा डिटेल्स एंड हाउ टू प्रेजेंट दिस वन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये करके मैं लिख करके आपको बता दूंगा, और थोड़ा सा और क्लियर कट डायग्राम बनाएंगे। अभी का अभी ये है कि जब कभी कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसमें अगर हम करंट दे देंगे तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाती है। पहला बात ये, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा और किसी इलास्टिक मटेरियल से लगा हुआ है तो वो इलास्टिक मटेरियल अपने जगह पे वापस लाना है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाती है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर हम लोग को C टॉर्क पर ट्विस्ट पर यूनिट एंगल के बारे में हम लोग कहता है। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से ये कॉइल को लटकाए हुए हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम लोगों ने वैल्यू बात करें, फाई बाई I, ओके, दिस इज इक्वल टू फाई बाई I इज इक्वल टू BNA बाई C, और इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी ना, इंक्रीज सेंसिटिविटी IS, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द galvanometer. Current sensitivity of the galvanometer is defined as the ratio of the deflection caused per unit current. हाँ, पर यूनिट डिफ्लेक्शन कॉज पर यूनिट करंट को हम लोग रेशियो ऑफ द ये करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, और जिसको कहते हैं BNA। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है डियर, बहुत अच्छा है कि ये सेंसिटिविटी है किसके रिलेटेड है, तो N से। तो हमारे पास कहता है नंबर ऑफ टर्न इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड। अगर आप N को बढ़ा दीजिएगा तो आपका I भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीजेज। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको पूरे क्लियर हो गया होगा गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल रेक्टेंगुलर होते हैं, N नंबर ऑफ द टर्न है, राइट। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा, उसमें करंट अलाउ कर दीजिएगा, तो उसमें टॉर्क डेवलप हो जाएगा BINA, बीना आप समझ रहे हैं, बिना सर का नाम याद रखिए, BINAY, और Y को हटा दीजिएगा तो BINA बीना हो जाएगा। और साथ में साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है B वेक्टर और A वेक्टर, मतलब ये कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। सो फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्ट्स ऑलवेज मैक्सिमम। इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि कॉइल किसी भी पोजीशन पे घूम जाएगा तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा 90 डिग्री होगा, इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है। थोड़ा सा डिटेल्स हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, कहाँ पर, जब इसको सब्जेक्टिव पार्ट को हम बनाएंगे, उसमें हम वीडियो जरूर रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे कि हाउ coil rotates and how angle between the B vector and A vector is 90 डिग्री। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे इसमें। आइए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लैप्लेस लॉ, magnetic field at point due to current carrying element depends upon the distance of the point from the element is. My dear, what is Biot-Savart Laplace law?
बायोट-सावर्ट लॉ कहता है this is the law helps us to calculate the magnetic field at any point due to current carrying conductor of any shape. फिर से, अगर किसी तरह के करंट कैरिंग वायर हो, किसी तरह के वायर हो जिसमें करंट अगर फ्लो कर रहा हो, उस करंट के कारण कहीं भी उसके अगल बगल आगे पीछे कहीं भी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बायोट-सावर्ट लॉ का यूज हम लोग करते हैं। तो डियर, बायोट-सावर्ट लॉ को अगर ऐसा कहते हैं कि इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप, तो हम लोग फटाक से ऐसे बना देंगे कि ले भैया ये करंट कैरिंग वायर है, ये वाला हम लोग छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिए आईडीएल और ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग मान निकालेंगे आर डिस्टेंस पर, तो ये जो हम लोग डी बी इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर और किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो होगा, आई सपोज कि आपके पास ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी शेप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसी में कुछ फाइनल फार्मूला रहता है कि इसके कारण इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण निकालिए, फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण निकालिए, या करंट कैरिंग लूप है उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड में ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो हमारे पास जो एक एक करके आएंगे हम लेते चलते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन को लिख देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये कहता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब छोटा सा पार्ट को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट छोटा सा पार्ट, बहुत बड़ा तार है उसमें छोटा सा पार्ट। ये जो वायर हो सकता है, वायर में भी स्ट्रेट में भी कर्व, अगर छोटा सा पार्ट लीजिए तो कर्व पार्ट में भी है सजे स्ट्रेट लाइन, सो देयर करंट एलिमेंट ऐसे कर दिया। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एलिमेंट। तो ये देखिएगा कि B का मान हम लोगों के पास में जो आया सो मैं सबके फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो हमारे पास B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये तो कहानी मेरे पास हो गया। अब इसको आप वेक्टर फॉर्म में अगर डियर लिखेंगे तो हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखे हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लोग कहीं लिखना चाहेंगे तो दिस कुड बी रिटन लाइक दिस वंस μ0 IDL क्रॉस R बाई कितना आर क्यू, वेक्टर फॉर एलिमेंट फॉर्म में है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन इसको कर देंगे यहाँ से, देखिएगा ऐसे होल लूप के लिए या पूरे वायर के लिए ना, तो पूरे वायर के लिए अगर हम लोग ऐसा बात कह देंगे तो ये देखिए इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू दिस वन, एंड ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू ओवर द होल क्लोज कर्व या ओपन कर्व या जैसा भी कर्व होगा, लाइन होगा। ये इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म में बात को कह दिया। ये देखिएगा ये वेक्टर फॉर्म में भी है और इंटीग्रल फॉर्म में भी है, तो ये हम लोग कह दिए। अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो नीचे में आर क्यू आ जाएंगे, स्केलर फॉर्म रहेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। जैसे ये एरो मार देगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू में, और ऊपर में भी आर क्रॉस प्रोडक्ट में रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस भी रहता है आपको वेक्टर फॉर्म में। ओके, अगर हमारे पास यहाँ से कह देगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है या फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये देखिए ये वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात आपसे कह दिया, और दोनों एंड कुछ एंगल बनाएगा, दिस इज एंड दिस इज। आपके पास ये हम एंगल को ले देंगे θ1 एंड दूसरा को हम लोग ले लेंगे θ2, और ये डिस्टेंस r हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फार्मूला हम और लिख देंगे। अगर ये हमारे पास वैल्यू अलग एंगल φ1 φ2 रहेगा तो अलग टर्म में आएगा। एक्सिस वाला सर्कुलर एक्सिस, सर्कुलर रिंग के सेंटर, सर्कुलर रिंग के एक्सिस के कहीं पॉइंट पर पूछेगा तो अलग आंसर आएगा जो हम आगे बोल देंगे। राइट, अलग अलग फार्मूला है तो अलग अलग हम लोग लेते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्वेश्चन से बात करते रहते हैं। लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय,
तो लॉरेंज फोर्स हम लोग कहते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव थ्रू द region that consists electric and magnetic field at right angle to each other, then charged particle experiences two forces electric and magnetic field simultaneously. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी रीजन से किसी जोन से अगर हम लोग पास कराएंगे और उस जोन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों राइट एंगल पर हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स साथ साथ लगेंगे और दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. फिर से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगते हैं. जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो लगते हैं साथ साथ, उसी को हम लोग कह देते हैं लॉरेंज फोर्स. सॉरी. अब आगे हम लोग देखिए, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, ध्यान रखिएगा, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस. करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड. राइट भाई, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट कैरिंग वायर. अगर कोई चार्ज पार्टिकल या करंट अगर किसी तार में मूव कर रहा है तो उसके कारण हम लोग को उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. When a ammeter is shunted, its measuring range is, शंटिंग करने का पर्पस ही होता है, जानते हैं, लो रेसिस्टेंस. अमीटर में लो रेसिस्टेंस डिवाइस अगर लगा दीजिएगा तो अमीटर का रेंज जो होता है मेजरिंग करने का कैपेसिटी वो बढ़ जाती है. और वही अमीटर विथ शंटेड वायर इन टोटलिटी हम लोगों ने अमीटर बड़ा वाला अमीटर बना लेते हैं जिसका रेंज, मान लीजिए कि एक अमीटर 10 एम्पियर नाप करके फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा. आपको हम 100 एम्पियर नापना है तो 100 एम्पियर नापने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एमीटर के पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस जिसको शंट कहते हैं उसे हमें लगा देते हैं. तो अगर इधर से 100 देंगे तो 10 एम्पियर का करंट सिर्फ एमीटर से जाए और बाकी 90 शंट से गुजर जाए और फिर हम लोग मेजर स्केल कैलकुलेशन करके ले लेते हैं. तो आप लोग ये समझिएगा कि रेंज इंक्रीज कर जाती है. इसकी कहानी हम ये कह देते हैं. देखिएगा, ये क्वेश्चंस में कहीं उल्टा पुल्टा आंसर भी दिया रहता है तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा. हम इसको डायग्राम बना देते हैं. ये देखिएगा, हम लोगों ने इसको निकाल देते हैं, इसको शंट. अगर इसका रेसिस्टेंस यहाँ से देखिएगा, ये करंट गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम मेजरिंग है IG और इधर हम लोग को चला जाएगा I माइनस IG. I करंट हमने यहाँ से दिया हुआ था और ये करंट I यहाँ निकल जाएगा. आप इसको समझिए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर G है और ये शंट का रेसिस्टेंस S है. तो हमारे पास लिखेंगे क्या, IG इंटू G बराबर I माइनस IG इंटू S. इसको समझिएगा कि हम लोगों के पास में अगर हम लोग को नया वाला जो करंट मेजर करना है, कोई नया वैल्यू, तो हम लोग क्या कर लेंगे. सो देखिएगा, ये जो इंक्रीज्ड, ये अगर 10 एम्पियर तक नापना है तो 10 एम्पियर का करंट ही अलाउ करेंगे और इधर से 100 देता 90 हम इधर से पास करा लेंगे. तो जो हम लोग को मेजरमेंट करना है वो सारे का वैल्यू मिल जाएगा. G और S पता रहता है. तो देखिए कि हम लोग को वैल्यू कैसे निकाल देंगे. सो वट एवर द वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट, IG इंटू G प्लस IG इंटू S बराबर I इंटू S. ठीक है भाई. तो अब हमारे पास ये बताइएगा कि IG इंटू G प्लस S बराबर I इंटू S. ऐसी कहानी हो गई है. अब ये अगर हमको I का मान निकालना है कि कितना करंट हम मेजर कर सकते हैं, तो I का मान के लिए हम लोग कह दिएगा G प्लस S बाई S इंटू IG. ठीक है भाई. कै गुना बड़ा करंट को अगर मेजर करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है. यहाँ से देखिएगा, I बाई IG का अगर हम लोग मान लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं G बाई S प्लस 1. ध्यान दीजिए इसको. और I बाई IG का मान हम लोग N कह दें. ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या कह दें भाई, N. N कहने का मतलब अगर 10 एम्पियर का करंट दिया और 100 एम्पियर I को नापना है तो हम लोग 10 टाइम्स करंट को बढ़ा लिए हुए हैं. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं G बाई S प्लस 1.
G बाई एस प्लस वन, यहाँ देखिएगा हम लोग डिवाइड कर देते हैं G बाई एस प्लस वन, तो यहाँ से हम लोगों ने कह दिया प्लस वन, तो G बाई एस इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब हम लोग को चाहेंगे तो S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। इस फार्मूला से हमारे पास ये कह देते हैं भाई कि हम कौन सा लो रेसिस्टेंस को डिवाइस को जोड़ दें कि हम जो करंट 10 एम्पियर का था उसको 100 एम्पियर का नाप सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ n का मान हम लोगों ने क्या कर देंगे भाई, अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G, जो कोई भी डिवाइस लीजिएगा गैल्वेनोमीटर तो उसका G वैल्यू दिया रहता है, लिखा रहता है उस गैल्वेनोमीटर पर। और अगर हम लोग कह रहे हैं कि भैया IG जो 10 नाप सकता था अब हमें 100 नापना है, मतलब कितना गुना, 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो 10 माइनस 1 मतलब G बाई 9 का रेसिस्टेंस अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो हम अपने आप गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, अगर हम 1000 टाइम्स 1000, यहाँ 10 एम्पियर मापने का कैपेसिटी है, मतलब कहने का है कि 10 एम्पियर अगर हम लोग करंट अलाउ कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर जो आपका मीटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया। अगर 15 दे देंगे तो जल जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, 15 देंगे तो 5 हम लोग बाईपास करा लेंगे, बाईपास करा लेंगे तो S, और S का मान यहाँ देखिएगा हम लोग सर्टेन रेसिस्टेंस लगा देंगे तो I और IG के बीच में रिलेशन मिल गया। तो अगर हम लोग IG मैक्सिमम बात पता है, GS पता है, तो हम लोग I का मान अब बड़ी आराम से निकालते जाएंगे कि ये देखिए इतना करंट हमने दिया हुआ है। ओके, ये न्यूमेरिकल का पार्ट में आएगा। हमने इसको बराबर इसके लिए कर रखा है कि आप लोगों को सब बात पता है कि दो ट्रैक है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल का मान हमेशा सेम होता है। तो ये कैलकुलेशन है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये देखिए, अगर लिख लिए हैं तो आराम से लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। ये मैग्नेटिक लिखा है ना, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री। वाह, देखिए भैया यहाँ से ये डाइपोल का कहानी है, डाइपोल का भी वही कहानी है जो मैग्नेट का कहानी है। ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इसमें आपने मैग्नेट को इस तरह से रख दिया हुआ है, देखिए चेक कीजिए, ये मैग्नेट को हम लोगों ने रख दिया है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अगर ऐसे रख दिए हैं और इसको आप लोग चाहते क्या हैं भाई, तो आप चाहते हैं ऐसे करना, चाहते हैं क्या, ये देखिए ऐसे रोटेट कराना। तो पहला है θ1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रूल क्या होता है ये समझिए, हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू वैल्यू होता है mb, याद कीजिएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये वाला है mb और cos θ1 शुरुआत वाला है 0, तो cos 0 माइनस cos ऑफ 90 डिग्री, याद कीजिएगा फार्मूला। तो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपल हो गया mb, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, mb, याद कीजिए दिस इज योर फार्मूला। mb w इक्वल टू, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो θ1 इक्वल टू 0, और उससे अगर किसी एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं तो उसका भी फार्मूला होता है pe, जहाँ m है वहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और जहाँ कैपिटल है यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट होते हैं। यहाँ पर b होगा इलेक्ट्रोस्टैट वाला कॉन्सेप्ट में, वहाँ पर e होगा। तो हम लोग वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं pe cos θ1 माइनस cos θ2, जस्ट उसको रिप्लेस कर दिया है। इसमें न्यूमेरिकल का भी चांस रहता है, टॉर्क लगता है तो mb sin थीटा। फिर से अगर टॉर्क पूछेगा कि व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेट, तो mb sin थीटा या m क्रॉस b लिखते हैं। अगर डाइपोल को कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब टॉर्क कितना लगता है, तो उसमें p क्रॉस e कहते हैं। ध्यान रखिएगा सब मैच करता है ना। हाँ जी, यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए प्लेटिनम इज दिस देन व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी वेव। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चंस, जनरली ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये कहाँ पर कहता है सो समझिएगा। तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस टू गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर बाहर से हम लोग यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है,
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, कोई भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा तो तीन बात होता है, या तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, या तो वीकली मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, या तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक वैल्यू डेवलप कर जाता है। तो हम लोग इसी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक ना, उसके बाद पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो मटेरियल कितना इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, कितना उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को हम लोग ससेप्टेबल कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझिए ना, किसी को चिट्ठी काटिएगा तो कोई आओ चिल्लाएगा बहुत तेज़ी से, तो मतलब वो बहुत हाईली ससेप्टेबल है। और इसी चीज़ को बहुत डेड आदमी को या किसी जानवर को ऐसे चिट्ठी काटिए, भैंस को आगे जाके ऐसे चिट्ठी काटिए ना, व्हाट इज हैपनिंग, वो थोड़ी चिल्लाएगा। तो वो आपकी चिट्ठी काटने से बहुत इफेक्ट नहीं आ रहा है तो लेस ससेप्टेबल होगा। अगर आप ऐसे चिल्ला जा रहे हैं, उछल जा रहे हैं, तो आप हाईली ससेप्टेबल होते हैं। मतलब कहने का है कोई एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट किसी मटेरियल पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो वो हाईली सेंसिटिव हुआ, और न के बराबर पड़ेगा तो लेस सेंसिटिव है ना। तो ससेप्टेबल है। तो अब यहाँ से हम लोग को ये बात को लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 + XE, ऐसे फॉर्मूला होता है, राइट बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 + मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो 1 + 0.00 कितना भैया 001, इसलिए आंसर हो जाएगा 1.001। देखिएगा दशमलव के बाद 30 है, 1 है, तो 1.001 के लिए कहानी जो है। सो दिस इज द वैल्यू। आई थिंक सो कि आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए ससेप्टेबिलिटी का भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। दिमाग में डाल लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है ना। ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है वो ऑलवेज, देखिएगा यहाँ से रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्रेटर देन 1 होते हैं, डाई मैग्नेटिक में निगेटिव साइड में चले जाते हैं। अब आगे आइए, हमारे पास ये कहता है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर इच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट देन। तो माय डियर आप लोग सब ये जानते हैं कि अगर ये 2 पैरेलल वायर है, देखिएगा हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस अगर r पे आप लोग रख देते हैं तो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें ना, 2 लॉन्ग पैरेलल कैरिंग इच करंट y है प्लस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ के बारे में हम लोगों ने बात करा है, μ0 I1 I2 बाई r 2 पाई r। तो अब यहाँ देखिए तो वैल्यू क्या दिखा है, μ0 का मान है 4 पाई इंटू आई का मान 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। डियर ये देखिएगा म्यू का मान होता है, सो मैं लिख दे रहा हूँ म्यू वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 2 पाई आर का मान 1, तो काट दिए, दिस इज द वैल्यू। इसका मतलब 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। याद ही रखिए इसको, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी डिफाइन करने में रखता है कि जब कभी 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 एम्पियर की 2 वायर को, 1 एम्पियर कैरिंग करते हुए 2 वायर को अगर हम लोग रख देते हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसका मान 2 इंटू 10⁻⁷ आता है। और ये कब, जब 1 एम्पियर का करंट जाएगा तब होता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो क्या क्या लिखा हुआ है डियर, एरिया ऑफ द प्लेट, मेटल ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो आप लोग कैपेसिटेंस का मान आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग हम C इज इक्वल टू एप्सिलॉन r a बाई d लिखा हुआ है। तो डियर यही चीज़ दिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये हम लोग को प्लेट लेते हैं, प्लेट का एरिया हम लोग ले लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, कौन सा मटेरियल डाले ये भी पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये प्लेट हम किस चीज़ का लिखें, जस्ट 2 कंडक्टिंग प्लेट्स आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट, ऑल रेस्पेक्ट आर केप्ट एट द सर्टेन डिस्टेंस, देन ए डिवाइस इज फॉर्म व्हिच हैज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। जब 2 आइडेंटिकल प्लेट को, अनआइडेंटिकल भी हो सकते हैं, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कि 2 identical plates made of metals are kept at the certain distance and connected
टू द सेल, देन चार्ज इज स्टोर्ड। ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो ये मेटल, कौन सा मेटल हम लोग लिए हैं इसका इंफॉर्मेशन कहीं दिया हुआ है, मेटालिक मटेरियल होगा, ये सही है, बट ये नहीं कहा है कि कौन सा मेटालिक मटेरियल होता है। तो मेटल ऑफ द प्लेट से इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। मेटल ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट है, मीडियम बिटवीन द प्लेट है, ये देखिएगा एरिया ऑफ द प्लेट है, मीडियम बिटवीन द प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, ये सब है। तो कौन सा मेटल लेना है इसके बारे में बात जानकारी नहीं रहता है। इफ़ अ डायलैक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस इज। भाई इफ़ अ डायलैक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देखो ना इसी को हम लोग डायलैक्ट्रिक कहते हैं, यहाँ लिख भी किए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, या टाइप ऑफ द मीडियम केप्ट बिटवीन द टू प्लेट्स विच इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग कोई मीडियम डाल देते हैं तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू जो एप्सिलॉन आर का मान है वो बढ़ जाता है, इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। आई सपोज कि ये सब चीज़ें बड़ी आराम से आपको एकदम तुरंत याद हो जा रहा होगा, और जस्ट हम शॉर्ट में फार्मूला भी आपको रिवीजन होते रहा होगा। अरे विनय सर गोलगप्पा दे रहे हैं तो मुंह फाड़ो और खाओ ना भैया, खा के डाइजेस्ट कर मत देना, ये इस दिन के लिए खिला रहे हैं कि एग्जाम में भी निकाल देना है। हाँ, तो अंदर नहीं, कीप ऑल द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड सो दैट एट द टाइम ऑफ नेसेसरी, एट द टाइम ऑफ इन द एग्जामिनेशन हॉल, जस्ट यू टेक all the concept out and write in the notebook. Target 1.100 out of 100, right? आपका आएगा भी, जस्ट देखते रहे ना। आपके दूसरा तीसरा राउंड में अभी हम फिर से लेंगे थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चंस, उसमें हम शॉर्ट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। एटलीस्ट दिस मेन बॉडी यू हैव टू राइट इट। सो आप लोग थोड़ा सा देखते रहें, बने रहें, पढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाते रहें। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तो हम पढ़ रहे हैं, बट ये हमारी टारगेट ऑलवेज हम इस चीज़ को बोलते हैं कि जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से 98, 99 कई बार आते रहते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ से जो पढ़ते हैं हर साल 98, 99 फिजिक्स में रहते ही रहते हैं। बस एक तो नंबर लाना है, आपको बढ़ाना है 100 आउट ऑफ 100। आप लिखिएगा प्रॉपर ढंग से तो आपको मिलेंगे, क्योंकि 98, 99 तो आते रहते हैं। मैथ में तो 100 100 कई लोगों को आते जाते हैं, तो मैथ का टेंशन नहीं है। बट फिजिक्स में भी चाहते हैं कि आप ऐसा कॉपी को लिखें सजा धजा करके एंड सिंसियरली डेकोरेट करके, कि सो दैट कि देयर शुड नॉट बी कोमा और डॉट बिंदु का कोई एरर हो ना। और कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन एक सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल्स है, एंड इफ यू डू ऑल द करेक्ट वेयर दे विल कट नो एग्जामिनर विल गिव यू ऑल दैट वंस। साथ में हम लोग के पास में होता ही है, तो जानिए रहे हैं प्रैक्टिकल में अच्छे स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, काटते ही नहीं हैं, क्योंकि अच्छे हैं तो हम क्यों काटेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, आप लोग सब जानते हैं, जो सस्ता में हम लोग बात करते हैं कि भैया एनर्जी इक्वल टू, सर हम पढ़े हुए हैं हाफ CV², लेकिन यहाँ तो लिखबे नहीं किया, कोई बात नहीं है। तो एनर्जी U इज इक्वल टू हम लोग कह देंगे हाफ CV² एप्सिलॉन नॉट A/D एंड दिस इज V²। अब यहाँ से देखो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A है। अब यहाँ से देखो V²/D² हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, और ये यहाँ पर क्या कर दिया, D कर दिया। अब ऐसे समझो, A इंटू D को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, तो हम लोग कह देंगे आपके ये पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम। ओके, दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी U, छोटा वाला U 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E वाला मान है आपका दिस वन, चेक कीजिए दिस वन, क्योंकि हम लोग ये आप लोग सब पढ़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये अगर मान को कहेगा तो V/D को ही तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह देते हैं। तो ये हम लोग एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर और बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी, जिसको कहते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। E के बारे में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ CV² है। ये अगर ड्राइव करने के लिए आपसे पूछ देता है तो हम यहाँ ड्राइव भी कर दिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाला के लिए हमने क्या बोला है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव बट माई एम इज टू गिव यू द कंसेप्ट एंड इम्पल्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो एंड फॉर द न्यूमेरिकल्स आल्सो। आगे जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो ये सब का हम यूज करेंगे। इट मीन्स रिपीटेडली इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस वंस, आई सपोज
सपोज क्या, वही जो आप चाह रहे हैं वही तो मिलेगा, तो इसमें टेंशन क्या लेना है। ठीक है भाई। हाँ जी, तो टेंशन नहीं है, बंदे बड़ी बड़ी बिंदास ढंग से हम लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज भी करते जा रहे हैं एंड थॉरली आपके एग्जामिनेशन तक हमारी टारगेट है कि हम सब चीज़ कवर करा दें। हाँ, 2-3 मॉडल क्वेश्चन हमारी कोशिश होगी कि हम दूसरे सब्जेक्ट में भी इसको हम लोग बना करके डाल दें, सो दैट कि हर पेपर्स में आप लोग अच्छा करें और वो भी जाएंगे। ये देखिए, इन द सीरीज कम्बिनेशन 2 और मोर दैन 2 रेसिस्टेंसेस, इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर दैन 2 रेसिस्टेंस। भाई सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल का डिवीजन होता है और सेम करंट जाता है, तो कहीं सेम करंट वाला है, द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस इज, पहला ही चॉइस है। द वोल्टेज थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, नहीं, वोल्टेज का डिवीजन होता है, नाइदर करंट नॉट वोल्टेज, नो भाई, हमारे पास करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस इज सेम, और इसमें है आपका डी चॉइस। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, देखिएगा n सेल का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कर देते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन सब सेल से करंट मिलेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। आप लोग ऐसे समझिए, अगर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाएंगे ऐसे, सर्किट डायग्राम हम लोग बना देंगे ऐसे, सर्किट डायग्राम अगर खींच करके हम लोग बना देंगे ऐसे, तो ये देख रहे हैं ना, आपके पास करंट हमको तीनों जगह से मिलेगा। अगर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो ये सर्किट डायग्राम अगर हम लोग खींचेंगे तो हमारे पास टोटल सर्किट डायग्राम में इस तरह से हम लोग बढ़ेगा। यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 आएगा। अगर n नंबर रहेगा तो हमारा और भी करंट आएंगे, इसलिए मोर इलेक्ट्रिक करंट यू विल गेट इट। ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। माय डियर, ये देखिएगा, हम लूप की कहानी को हम बात में कह देते हैं, आप लोग समझिएगा। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर आइदर डायरेक्शन में पूछेगा तो हमारे पास यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग कहते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, हम लोग इसको कह देते हैं म्यू नॉट आई। ये देखिएगा आपके पास ये वाला रेडियस ए है और ये डिस्टेंस आर है, आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस इसका मान हम लोग कह देते हैं एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एट एनी पॉइंट हम लोग को मिला। याद रखिएगा, हमें ये चाहत नहीं है, एट द सेंटर है, तो एट द सेंटर पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0, तो b एट द सेंटर पे आपको मान मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। रेडियस अगर हम लोग को r दिया हुआ है तो हम लोग कह देंगे म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज द b चॉइस। आप लोग दो चीज़ याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला यूज करेंगे, हाँ लॉन्ग वाला टर्म, लॉन्ग क्वेश्चन में ये डराइव करने के लिए ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं 5 नंबर वाला में। आई विल डू इट आफ्टर दिस, एंड इस सब का हम एनिमेशन भी आपको दिखाएंगे। राइट, नया क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं कि जल्दी से पहले ये सेक्शन को कर लें और आपका जितना फार्मूला है वो ब्रशअप भी हो जाए, याद भी हो जाए, ताकि नेक्स्ट डेरिवेशन पार्ट में आपको कैसे आना है तोड़ करके हम लोग ले आएंगे ना। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल लिए। अगर सेंटर पे पूछेगा तो x का मान 0 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2a। आपको यहाँ सवाल में रखा है रेडियस r लिया हुआ है, तो हम इसी फार्मूला को मॉडिफाइड कर देंगे म्यू नॉट आई बाई 2r। राइट, अब जैसे ही हम लोग कह देंगे तो b एट द सेंटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो चॉइस नंबर हम लोग को 2 मिल गया। देखिए यहाँ से, हाँ जी, अगला है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, फिर से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, राइट, तो हमेशा देखिएगा अगर सर्टेन एंगल पे चलेगा तो उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगता है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन और हेलिकल मोशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में
या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला डियर ये होता है, फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास हम लिख दे रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू, ये देखिए आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, क्यू भी बी साइन थीटा। तो अगर हमारे पास थीटा का मान 0 हो जाए या थीटा का मान 180 हो जाए तो फॉर ऑल दैट वन साइन का मान 0 होगा, दिस इम्प्लाइज फोर्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग ये कह देते हैं मैग्नेटिक फोर्स का मान ऑलवेज 0 होगा चार्ज पार्टिकल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पहला बात। दूसरा है अगर 90 डिग्री पर चलेगा, ध्यान रखिए, अगर ये मोशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है तो सर्कुलर पाथ में चलना शुरू कर देगा। अगर दोनों को सर्टेन एंगल 0 या 90 के बीच का कोई एंगल होगा तो ये स्प्रिंग टाइप से ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ में चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास समझ में आ गया होगा कि थीटा इक्वल टू 0 पर फोर्स का मान 0 से स्ट्रेट पाथ। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर थीटा इक्वल टू 0 फोर्स इक्वल टू 0, कैसा पाथ, स्ट्रेट पाथ, नो डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। हम लोग कह देंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स, दैट वैल्यू इज क्यू वी बी, दिस इज सर्कुलर पाथ। थीटा लाइज बिटवीन, ये देखिए, तो एफ एम का मान हमारे पास ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और ये हमारे पास होगा हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ ऐसा। ये स्प्रिंग के नेचर का हो जाते हैं। तो आप लोग इसको समझिएगा। तो हम लोग को ये कह दिया है कि भैया कोई फोर्स अगर नहीं लगा हुआ है तो आप इसको समझिए, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली कहानी आपकी हो गई है। तो दिस इज द ऑल रिविजनरी एंड ऑल कंसेप्ट्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन द शॉर्ट, राइट। इसका फिर से हम न्यूमेरिकल्स में लेंगे। तो जितना मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला को लेकर के चॉइस लगाया हुआ है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लें, ढंग से देख लें, तो आप फार्मूला को याद कर लें। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल्स लेंगे एंड देन सब्जेक्टिव पार्ट में हाउ टू कैलकुलेट ऑल दैट वंस, हम लोग को ये मिलता कैसे है, कैलकुलेट कैसे लाते हैं, ताकि आपको 2-3 बार रिविजन हो जाए ना। मिशन टॉपर 100 आउट ऑफ 100, 1 पॉइंट ही हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि 98, 99 हम जो पढ़ाते रहते हैं हर साल का ये रिकॉर्ड है, 10-12 साल का स्टूडेंट ले ही आते हैं। अब आपके पास 1 नंबर तो आपको लोग को बढ़ोतरी करना है तो थोड़ा सा मेहनत कर डालें ना, आएगा, मैथ्स में भी आएगा। कुछ हम वीडियो अभी मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर देते हैं, देखते हैं। अगला और सब्जेक्ट है बायो, इस सब के लिए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू द अदर टीचर्स, जस्ट मेक द वीडियो ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड पुट हियर। थैंक यू। देखते रहें, शेयर करते रहें और बात को आगे बढ़ाते रहें, ज्ञान बांटें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।